हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। यहाँ पे हम बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था और जो बाकी के क्वेश्चन हैं उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, और जिसमें हमसे पूछा गया था मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है, संक्षेप में लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, और इसमें हमसे पूछा गया था कि मानव कल्याण में यहाँ पे पशुपालन की क्या भूमिका है, यानी कि इन शॉर्ट हमसे क्या पूछा गया कि हम क्यों यहाँ पे पशुओं को पालते हैं। तो हमें पता है कि हम किसी भी एनिमल को अगर पाल रहे हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जितने भी यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत जितनी भी एनिमल आते हैं उन एनिमल से हमें क्या क्या यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। आपको इन शॉर्ट यही लिखना है, क्योंकि भूमिका अगर बताई गई है तो भूमिका का मतलब है कि क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिट जो जो हमें मिल रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है ऊतक संवर्धन से आप क्या समझते हैं। इस विधि से विषाणु रहित पादप कैसे तैयार किया जाता है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर, हाउ टू मेक वायरस फ्री प्लांट बाय दिस मेथड। 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे टिश्यू कल्चर से रिलेटेड। तो हम देख रहे हैं कि टिश्यू कल्चर से एक न एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, और वो भी डायरेक्टली सिर्फ कभी टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन को पूछ रहा है, कभी उसकी प्रोसेस को पूछ रहा है। इसका मतलब टिश्यू कल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमें पता होना चाहिए। तो टिश्यू कल्चर की हमने डेफिनेशन देख ली थी। तो आज हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम टिश्यू कल्चर किस प्रकार से कराते हैं। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर को यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में भी समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है टिश्यू कल्चर में। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक प्लांट है। हमने कहा हमारे पास एक प्लांट है। पहले बेसिकली हम टिश्यू कल्चर में क्या कर रहे हैं हम ये देख लेते हैं। हम टिश्यू कल्चर में क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि कोई भी टिश्यू है उसका एक छोटा सा पार्ट लेके हम उसी प्लांट की, उसी पौधे की हम थाउजेंड्स ऑफ कॉपी बना रहे हैं। यानी कि हमने क्या किया, पौधे का एक छोटा सा भाग लिया और उस भाग की हमने बहुत सारी कॉपी बनाई है। कैसे कॉपी बनाई है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके। यानी ऐसा मीडियम हमने प्रोवाइड किया है कि जहाँ पे सारे ही पोषक तत्व वहाँ पे शामिल थे, और उन पोषक तत्वों की मदद से अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्लांट छोटे से एक पार्ट से, पौधे के छोटे से पार्ट से बहुत सारी कॉपी बन रही है। तो सबसे पहले जिस प्लांट की हमें कॉपी बनानी है, अब देखिए आपको ये भी बताना चाहिए टिश्यू कल्चर हम क्यों कर रहे हैं। कोई एक प्लांट है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल आप लगा लीजिए, हो सकता है कि वो हमें कुछ बहुत सारा प्रोडक्ट दे रहा है, उसमें फ्रूट आ सकते हैं, उसमें सीड, आप कुछ भी लगा लीजिए। हो सकता है कि उस पौधे की क्या है, मेडिसिनल वैल्यू है, यानी कि जो दवाइयाँ हैं, जो औषधीय गुण हैं उस पौधे में, और इसीलिए हमें क्या चाहिए, कम टाइम में अगर हमें उस पौधे की अधिक मात्रा वहाँ पे चाहिए तो हम टिश्यू कल्चर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने यहाँ पे प्लांट लिया है, हो सकता है कि इसमें मेडिसिनल वैल्यू थी, हमें इससे औषधि बनानी है। अब औषधि बनानी है तो बड़े स्केल पे बनेगी औषधि, और अगर बड़े स्केल पे हमें औषधि बनानी है तो बहुत सारे प्लांट्स की यहाँ पे आवश्यकता होगी। हो सकता है इस प्लांट के पत्ती से हमें औषधि मिल रही है या तने से मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें छोटे से टाइम पीरियड में हम बहुत सारे इसी प्लांट की कॉपी बना दें उसी, और उस प्रोसेस को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिश्यू कल्चर का यूज़ करेंगे। अब हमने क्या किया, इस प्लांट का एक छोटा सा भाग यहाँ से काट दिया। अब इस भाग को क्यों काटा गया है, क्योंकि इसी भाग से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी भाग से हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर करवाएंगे। तो हमने क्या किया, इस छोटे से पार्ट को यहाँ पे काट दिया है। अब ये छोटा सा जो पार्ट है जिसे हमने अलग किया है, इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम डालेंगे एक न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है, एक इस प्रकार का मीडियम होगा, एक इस प्रकार का सेटअप होगा जहाँ पे ये सारे पोषक तत्व होंगे, वहाँ पे पानी होगा, वहाँ पे का ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ चीजें वहाँ पे क्या प्रोवाइड की जाएंगी प्लांट को ग्रो होने के लिए। तो इस पार्ट को, जिस पार्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसके लिए, टिश्यू कल्चर के लिए, उस पार्ट को हमने कहा एक्स प्लांट। इसे हमने कहा एक्स प्लांट।
ध्यान रखिएगा, सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। अब हमने क्या किया, हमने एक्स प्लांट को एक मीडियम में डाल दिया है। इस एक्स प्लांट को हमने कहाँ डाला, एक मीडियम में डाला। ये हमारे पास आ जाता है एक मीडियम। अब ये जो मीडियम है यहाँ पे सारी ही चीजें होंगी। देखिए ये जो मीडियम है यहाँ पे पोषक तत्व होंगे, यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पे CO2 तो जो प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से ले लेगा। यानी कि जितनी भी चीजें प्लांट को यहाँ पे चाहिए होती हैं वो सारी ही चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे हार्मोन्स भी दिए जाएंगे, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि क्या हो यहाँ से, ताकि इसमें जो एक्सप्लांट की वृद्धि हो। अब यहाँ पे सारे ही न्यूट्रिएंट मीडियम है, तो ये जो एक्सप्लांट है इसकी अब यहाँ पे क्या हो गई है, वृद्धि हो गई इस प्रकार से। यानी कि क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रही है, और सेल डिवाइड होके एक गुच्छे से यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया है। और इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, इस गुच्छे को हम कहते हैं कैलस। गुच्छे को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा कैलस। देखिए एक्सप्लांट और कैलस में क्या डिफरेंस है। एक्सप्लांट एक छोटा सा पार्ट था, एक छोटा सा भाग था, या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स थी कुछ, या फिर टिश्यूज था, कोई भी आप कह सकते हो, कुछ भी आप पार्ट्स कह सकते हो। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमने पत्ती का एक छोटा सा पार्ट लिया और उसे क्या कर दिया, कल्चर मीडियम में डाल दिया। अब यहाँ पे एक्सप्लांट की जो सेल थी उन्होंने ग्रो किया, वो मल्टीप्लाई किया, उन्होंने बहुत रैपिडली क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके क्या किया, सेल का, कोशिकाओं का एक गुच्छा बना दिया, जिसे हमने क्या कहा, कैलस का। अब हमने क्या किया, इस कैलस को हमने अलग अलग यहाँ पे डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, ये कल्चर मीडियम था, अब हमने इस कैलस को अलग अलग कर दिया है, अलग अलग हमने यहाँ पे कर दिया है। तो जब अलग अलग हमने कर दिया है तो अब यहाँ पे हम क्या क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अब हमने जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे रूट और शूट का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ से क्या होगा, यहाँ पे रूट और शूट का निर्माण होगा। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सोमा क्लोन। अब ये कहलाएंगे सोमा क्लोन। सोमा क्लोन। अब जब सोमा क्लोन्स को यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब रूट और शूट आ गई हैं तो इन्हें हम अलग अलग करके अब क्या करेंगे, अलग अलग जो सॉइल होती है वहाँ पे लगा लेंगे, और यहाँ पे इंडिविजुअल एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर कह रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, टिश्यू कल्चर में क्या किया हमने, हमने अभी तक कुछ नहीं किया। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको नाम याद रखने हैं। हमने कहा कि जब हमने प्लांट के एक छोटे से भाग से हमने क्या कराना है, उसी प्लांट के इस छोटे से भाग से हमें बहुत सारे पौधों का निर्माण करना है, और इसी प्रोसेस को हम टिश्यू कल्चर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टिश्यू को लिया जा रहा है या कुछ सेल्स को लिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, टिश्यू कल्चर कह रहे हैं, यानी ऊतक संवर्धन कह रहे हैं। अब जिस जिस पार्ट को हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर के लिए ले रहे हैं उसे हम कहेंगे एक्सप्लांट कहेंगे, और एक्सप्लांट को हम कहाँ डालेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे, जहाँ सारी ही वो चीज़ें शामिल होती हैं जो एक प्लांट के ग्रोथ, एक प्लांट के वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें हम कैलस कहेंगे। कैलस को हम अब अलग अलग भागों में डिवाइड कर देंगे और उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को ऐड करेंगे, जिससे रूट और शूट का निर्माण होता है, जिसे हम सोमा क्लोन कहेंगे। और इस सारी प्रोसेस को, जो भी हमने अभी तक कहा है, इस सारी प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या है इस प्रोसेस का नाम, माइक्रो प्रोपेगेशन। इस सारी प्रोसेस को हमने कहा, तो आपको याद रखना है एक्सप्लांट, कैलस, सोमा क्लोन और माइक्रो प्रोपेगेशन। अब ये तो बात की हमने किसकी,
ये तो बात की हमने अभी तक सिर्फ टिश्यू कल्चर की। अब सेकंड जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे हम जो वायरस फ्री प्लांट है, यानी कि ऐसा प्लांट कि जिसमें वायरस नहीं है, उसको हम इस मेथड के द्वारा कैसे ग्रो करा सकते हैं, ये हमारे पास अब क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप क्या करा सकते हैं, आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से टिश्यू कल्चर यहाँ पे हो रहा है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम वायरस फ्री प्लांट को यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सेम यही प्रोसेस होगी कौन सी टिश्यू कल्चर के, और टिश्यू कल्चर को हम समझ चुके हैं। अब हमने कहा ये एक हमारे पास एक प्लांट है। अब ये प्लांट क्या था, ये इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसमें क्या है मेडिसिनल वैल्यू है, यानी कि औषधीय गुण पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इस पे क्या है, यहाँ पे वायरस लग चुका है, यहाँ पे अलग अलग रीजन में क्या है, अलग अलग रीजन में यहाँ पे वायरस हमें दिख रहा है, तो ये क्या है, वायरस है। अब हमें क्या कराना है, हमें प्लांट ग्रो कराना है कि जिसमें वायरस ना हो। तो क्या होता है, हम मेरिस्टेम कल्चर कराएंगे, मेरिस्टेम यानी कि जो ग्रोइंग रीजन होते हैं, मेरिस्टेम कल्चर कराएंगे हम। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और क्या कैरेक्टर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, कि ये लगातार ग्रो करती रहती है, यानी कि डिवाइडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, विभाजन की जो क्षमता है वो अधिक होती है, कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, और इस प्रकार से जो सेल का नंबर क्या है वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे जो वायरस लगता है, किसी प्लांट में वायरस है, तो वो यहाँ पे नहीं होता है, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वो यहाँ पे नहीं होता है। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने मेरिस्टेमेटिक रीजन को लिया और एक यहाँ पे और हमने यहाँ पे कल्चर मीडियम में इसे डाल दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मेरिस्टेम कल्चर कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो विषाणु रहित जो प्लांट है, यानी कि जो वायरस फ्री प्लांट है, हम किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम मेरिस्टेम कल्चर से उसका फॉर्मेशन, उसकी ग्रोथ यहाँ पे या फिर उसे यहाँ पे डेवलप करा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, अब यहाँ पे जो मेरिस्टेम यहाँ पे हमने लिया है, इसमें वायरस नहीं होगा, और इसी के द्वारा से हम वही प्रोसेस होगी, उसी प्रोसेस से कैलस बनेंगे, सोमाक्रोन्स बनेंगे, और इस प्रकार से अलग अलग हमें प्लांट मिल जाएंगे, और उन प्लांट में वहां पे वायरस नहीं होगा, क्योंकि इस रीजन में वायरस था ही नहीं। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा, इसे हमने इसे कहा मेरिस्टेम कल्चर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरिस्टेम कल्चर किसे कहते हैं। मेरिस्टेम कल्चर यानी कि हम यहाँ पे मेरिस्टेम ले रहे हैं। देखिए, सिंपल टिश्यू कल्चर की अगर बात की जाए तो हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर में हम प्लांट का कोई भी भाग ले सकते हैं। और एक और वर्ड आता है यहाँ पे टोटीपोटेंसी, जिसे हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि टोटीपोटेंसी क्या होती है, वो कैपेसिटी, वो क्षमता होती है जिसके द्वारा यहाँ पे पूरे एक प्लांट के किसी एक भाग से पूरे प्लांट बॉडी का जो निर्माण हो सकता है, उस कैपेसिटी, उस क्षमता को हमने क्या कहा था, टोटीपोटेंसी कहा था। तो सिंपली अगर टिश्यू कल्चर की बात आए तो टिश्यू कल्चर में हम कहेंगे कि हम प्लांट का कोई भी पार्ट ले रहे हैं जिसमें कि जो कि क्या है, टोटीपोटेंसी है, यानी कि जिसमें क्या है, पूरे प्लांट बनाने की क्षमता है, जिसे हम एक्सप्लांट कह रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, मेरिस्टेम कल्चर की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही लेंगे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही क्या नहीं होगा, यहाँ पे वायरस नहीं होगा। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे कहा गया है निम्नांकित को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इन्हें हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, जिसे हम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो इससे पहले अब आप देख रहे हैं कि इम्यूनिटी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इम्यूनिटी का जो टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको सारी इम्यूनिटी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन, वो पता होने चाहिए, उनका फंक्शन पता होना चाहिए। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने जब इम्यूनिटी की बात की थी, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। जब हमने बात की थी इम्यूनिटी की, दो प्रकार की इम्यूनिटी की हमने बात की थी। एक हमने कहा था इनेट, और एक हमने कहा था एक्वायर्ड।
एक्वायर्ड। इनेट यानी कि जो जन्म से हमारे पास है, एक्वायर्ड यानी कि जो हमने धीरे धीरे क्या की है, अर्जित की है। अब हमने कहा जो इनेट इम्यूनिटी है वो भी दो प्रकार की आ रही है, उसे भी हमने क्या कहा, हमने कहा कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। हमने कहा इनेट भी दो प्रकार की है, एक तो है नेचुरल, आर्टिफिशियल, और सेम वही जो एक्वायर्ड है वो भी नेचुरल है और एक है एक्वायर्ड है। अब देखिए सबसे पहले तो इनेट इम्यूनिटी में आता है कि इनेट इम्यूनिटी नेचुरल है, तो आर्टिफिशियल कैसे है। हमने कहा कि जो नेचुरल है, जो यहाँ पे नेचुरल हमारे पास क्या होगा, नेचुरल हमारे पास होगा यहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं WBC की, WBC हमारे पास नेचुरल है। और आर्टिफिशियल की हम क्या बात करते हैं, हमने कहा वैक्सीनेशन। जब हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं, टीकाकरण करा रहे हैं, तो क्या करते हैं हम वहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिफिशियली कोई पैथोजन है, उस पैथोजन को निष्क्रिय अवस्था में हमारी बॉडी में डाल रहे हैं। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या है, इनेट इम्यूनिटी है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात आती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी हमने दो प्रकार की यहाँ पे पढ़ी है। हमने जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात की तो हमने नेचुरल में हमने कहा यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क, यहाँ पे मिल्क है, जो मदर का मिल्क है। अब देखिए जो मिल्क जो मदर का जो मिल्क है उसके द्वारा जो हमें इम्यूनिटी मिल रही है उसे हम एक्वायर कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि जन्म से हमारे पास थी, हमारे पास कब आए, जब हमने जो मदर का जो मिल्क था वो कंज्यूम किया, तो वो तब हमें मिल रही है। लेकिन कैसी है, नेचुरली हमें मिल रही है, स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, इस प्रकार से हमें मिल रही है। वहीं हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल में क्या आता है, आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन ही आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए यही आता है डिफरेंस किसका, यही आता है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का। हमने कहा जो इनेट इम्यूनिटी हमारे पास है वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि हमेशा ही एक्टिव है, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो हमेशा ही एक्टिव होते हैं। जैसे कि हमने कहा WBC, कोई भी अगर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है तो वो क्या होती है, एक्टिव हो जाती है और वो एक्टिव रहती है। तो लेकिन इनकी जो फंक्शनिंग है वो क्या होती है, स्लो है, वो धीरे धीरे होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या करे, पहले वो पैथोजन को पहचानेंगे, फिर पहले तो क्या होगा कि इम्यून सिस्टम एक्टिव होती है, फिर पैथोजन को पहचानती हैं, फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस वहाँ पे करती है, इस प्रकार से होगा। वही हमने बात कहा पैसिव इम्यूनिटी की, ये हमेशा हमारी बॉडी में एक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं कि जैसे कोई भी मनुष्य है और वो उसकी जो कंडीशन है वो सीरियस है, वहाँ पे जब उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है तो आर्टिफिशियली क्या वहाँ पे एंटीबॉडीज इंसर्ट कराई जाती हैं। देखिए क्या हो रहा है, जब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि वैक्सीनेशन, जब हमने आर्टिफिशियल यहाँ पे बात की, यहाँ पे भी वैक्सीनेशन आया, और जब हमने यहाँ पे एक्वायर में आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात की, यहाँ पे भी वैक्सीनेशन आया। लेकिन यहाँ पे जो वैक्सीनेशन आ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि एंटीबॉडीज बने, मेमोरी सेल यहाँ पे बने। लेकिन जब हम पैसिव इम्यूनिटी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो हम वहाँ पे एंटीबॉडीज को दे रहे हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने कहा है एक्टिव इम्यूनिटी इज अटेन्ड बाय एक्सपोजर टू द पैथोजन, यानी एक्टिव इम्यूनिटी हमें कब मिलती है, जब जो पैथोजन का एक्सपोजर हमें मिलता है तो एंटीबॉडीज का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। दिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी, यानी कि जब भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारी बॉडी क्या करेंगे, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी। द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन एक्ट एज अ मार्कर दैट बाइंड टू द एंटीबॉडीज। क्लियर है, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी में हमने कहा ये इम्यूनिटी हमेशा एक्टिव होती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया, वहाँ पे जो एंटीबॉडी जो एंटीजन प्रेजेंट थे, यानी पैथोजन की जो बॉडी पे एंटीजन प्रेजेंट थे, हमने कहा कैसा एज अ नेम प्लेट काम करते हैं एंटीजन, तभी तो हमारी बॉडी पहचान पाती है ये फॉरेन सेल है या अपनी सेल है, यही होता है। हमने कहा हर एक जो सेल्स है, सेल में एंटीजन्स होते हैं और यही एंटीजन नेम प्लेट का काम करते हैं। जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं, किसी अननोन जगह पे जाते हैं जो हमें पता नहीं है, हम नेम प्लेट के द्वारा देखते हैं कि ये किसका घर है। उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीजन को देखती है और एंटीजन से पहचानती है कि ये हमारी सेल है या फिर ये किसी दूसरे की सेल है।
और इन्हीं एंटीजन को पहचान के क्या होता है, फिर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, और एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इन पैथोजन को कैप्चर करती हैं और इन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं। ये तो था एक्टिव इम्यूनिटी। अब बात करें पैसिव इम्यूनिटी की, तो क्या हमने कहा पैसिव इम्यूनिटी इज द एक्वायर्ड व्हेन एंटीबॉडीज आर introduced into the body from external source, usually through vaccines. It provides a quick response to the infection. अब क्या होता है, देखिए एक्टिव इम्यूनिटी में हमने कहा ठीक है ये प्रोसेस स्लो है। अब मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में है, यानी कि वो बहुत बीमार है और उसकी बॉडी तो नॉर्मली, हम जैसे कोई अगर नॉर्मली बीमार है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी बॉडी में क्या डाल, उसे वैक्सीनेशन अगर कराएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत सीरियस है और उसे बहुत इमीडिएटली उपचार की आवश्यकता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि उसकी बॉडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन वहाँ पे कर सके। तो क्या होता है, वहाँ पे उसे बनी बनाई जो एंटीबॉडीज है वो बाहर से दी जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो एकदम क्विक होगा, क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडीज बाहर से दी जा रही है। डिफरेंस क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज जो बन रही है वो हमारी बॉडी के अंदर बन रही है, और पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज को बाहर से दे रहे हैं। एक्टिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होता है, क्योंकि पूरी प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि जो वहां पे एंटीबॉडीज का निर्माण है वो हो रहा है। पैसिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है वो एकदम क्विक होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज का ऑलरेडी वहां पे निर्माण हो चुका है। अब एंटीबॉडीज को सिर्फ अपना काम यहाँ पे करना है। ये डिफरेंस भी है और डेफिनेशन भी है जिससे आपको याद रखना है। अब एक और बात आ सकती है कि जब एक्टिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है वो स्लो है, तो एक्टिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है वो देर तक भी रहेगा। और अगर पैसिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है वो एकदम बहुत जल्दी है, बहुत क्विक है, तो इसका रिस्पॉन्स जल्दी खत्म भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस करने को आ सकता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग को परिभाषित कीजिए। विश्वव्यापी उष्णता के कोई दो उदाहरण दीजिए। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें डिफाइन करना है। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग इज द phenomenon of a gradual increase in the temperature near the earth surface। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो पृथ्वी के तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। This phenomenon has been observed over the past 1 or 2 centuries. These changes has disturbed the climatic patterns of the earth। यानी कि अब क्या हो रहा है, पृथ्वी के तापमान में जब तेजी से वृद्धि हो रही है तो ये क्या, जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स है उसे डिस्टर्ब करता है। जैसे कि एक टाइम फिक्स होता था कि कब यहाँ पे गर्मियाँ शुरू होंगी और कितने टाइम तक रहेंगी, कितनी गर्मी होगी, टेम्परेचर भी होता था। फिर होता था कि जो सर्दियां शुरू होंगी वो कब होंगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या आती हैं, जो गर्मियां वो जल्दी शुरू हो जा रही हैं। सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे जो स्नोफॉल है उसमें भी कमी आई है, क्योंकि क्या है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। However, the concept of global warming is quite controversial, but the scientists have provided relevant data in support of the fact that the temperature of earth is rising constantly। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे रीजन है यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो क्वेश्चन है ये हम बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग, क्या इसके रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन यहाँ पे होते हैं। तो जो 2 रीजन है हमारे पास आए हैं, डिफॉरेस्टेशन और यूज ऑफ व्हीकल। डिफॉरेस्टेशन, अब यहाँ पे क्या है, जो जंगलों की जो कटाई है। तो हम जानते हैं कि जंगल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, पेड़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। सेकेंड क्या है, जो वाटर साइकिल है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे लिए फूड का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो इस प्रकार से क्या है, इन शॉर्ट हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा प्लांट्स आर मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, देयर बाय मेंटेनिंग द इन्वायरमेंटल बैलेंस। यानी क्या करेंगे ये, कि जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे और CO2 को कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा फॉरेस्ट आर बीइंग
डिप्लेटेड फॉर मैनी डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस। अब क्या होता है, जो फॉरेस्ट है, जो जंगलों की कटाई है, बहुत सारे रीजन से, जो डोमेस्टिक जो पर्पस होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल जो पर्पस होते हैं, उन पर्पस के कारण क्या होते हैं, जंगलों की कटाई होती है। दिस हैज लीड टू इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस देयर बाय गिविंग राइज टू ग्लोबल वार्मिंग। अब हमें अच्छे से पता है कि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वाटर साइकिल यहाँ पे डिस्टर्ब होती है, और यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे इन्वायरमेंट में वो बढ़ेगी, क्योंकि पेड़ पौधे कर क्या रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारे जो वातावरण है वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी, और हमें पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग में जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसका जो मेन रीज़न है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा यूज़ ऑफ व्हीकल, यानी कि यहाँ पे जो इतने सारे जो व्हीकल्स का जो यूज़ हो रहा है, तो यूज़ ऑफ व्हीकल्स इवन फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस रिजल्ट इन अ वेरियस गैसेस एमिशन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हर किसी के पास हर घर में कम से कम एक जो व्हीकल है वो होती ही होती है। पहले तो क्या क्या होता है, हर घर में हर किसी के पास अलग अलग व्हीकल होता है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वरना कम से कम एक होता ही है। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी सी दूरी पे भी हमें जाना है तो उसके लिए भी हम व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, जो हार्मफुल गैसें निकलती हैं, तो हार्मफुल गैसें निकलने से क्या हो रहा है, हमारा जो वातावरण है उसका जो तापमान है वो इंक्रीज हो रहा है। Vehicles burn fossil fuel which emit a large amount of carbon dioxide, यानी कि जो फ्यूल व्हीकल में यूज हो रहा है उससे द्वारा क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है एंड अदर टॉक्सिन्स इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन अ टेम्परेचर इंक्रीज, यानी इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं जो कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप 2 नंबर आराम से यहाँ पे ले सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन देनी है, और यहाँ पे आपको 2 उदाहरण पूछे गए थे और आप दोनों उदाहरण के बारे में लिखेंगे, आपको पूरे यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें से कहा गया है फसल की वृद्धि पर जलांकृत एवं मृदा लवणता के प्रभाव का उल्लेख कीजिए, यानी मेंशन द इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी ऑन द क्रॉप, यानी हमें क्या बताना है, वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है फसलों पर, वो हमें बताना है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी आर द प्रॉब्लम्स दैट कम अप व्हेन द इरिगेशन इज डन विदाउट द प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, यानी कि ये क्या कराते हैं, नुकसान पहुंचाएंगे फसल को। किस प्रकार से, हमने कहा इम्प्रॉपर ड्रेनेज लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द, जो इम्प्रॉपर ड्रेनेज जो होता है उससे क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगी। इट इफेक्ट द क्रॉप्स एंड ड्रॉ अ सॉइल टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। अब इससे क्या होगा, जैसे कि पानी की अगर अधिकता हो जाएगी तो वहां से क्या होगा, एक तो सबसे पहले अगर कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, वहां पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो वहाँ पे जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो मर जाएंगे, जो कि जो सॉइल के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और जो प्लांट्स हैं उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, तो इससे क्या होगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या कहा, द सॉल्ट गेट डिपॉजिटेड एज अ थिन क्रस्ट ऑन द सॉइल सरफेस और स्टार्ट्स द कलेक्टिंग एट द रूट ऑफ द प्लांट। अब सॉइल क्या होगी, जो मिट्टी है, जो वहाँ पे सॉल्ट यानी कि जो लवण होता है वो क्या होगा, मिट्टी में भी जम जाएगा और प्लांट्स की जड़ों पे भी जम जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, दिस सैलिनिटी इज हार्मफुल टू द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स एंड प्रोवाइड द डैमेजिंग टू द एग्रीकल्चर। अब क्या होगा, अगर वहाँ पे सॉल्ट जम जाते हैं तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, अगर प्लांट्स की जड़ों पे जम जा रही है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि प्लांट कोई भी जो मिनरल्स है, कोई भी जो न्यूट्रिएंट है वो नहीं ले पा रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जलाक्रांति और मृदा लवणता के जो हमारी क्रॉप है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, सारे नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे पड़ते हैं। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।